बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की अहम मुलाकात। आसिफ अली जरदारी के वापस जाने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही घर पहुंचे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही अपनी रिहाइशगाह से रवाना। चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ताहाल चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। तफसीलात अली अकबर से जानते हैं। अली, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन जो कि सरबराह मुस्लिम लीग काफ के उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद है। 6:50 पर ये मुलाकात शुरू हुई थी, जो काफ़ी देर तक अब तक ये मुलाकात जारी है, जिसमें 10 से 15 मिनट का गैप आया था जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह से वापस रवाना हो गए। और उसके कुछ देर बाद ही स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट हैं वो और मोनस इलाही जो है वो अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचे। चौधरी शुजात हुसैन से उन्होंने मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से उन्हें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की घर आमद और उनकी मुलाकात के हवाले से भी आगाह किया गया। उसके बाद कुछ ही देर के बाद जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वापस चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पहुंच गए और अब तक ये मुलाकात जारी है। बताया ये जा रहा है कि इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, सुबह होने वाले इंतखाबात के ऊपर और दीगर अहम सियासी अमूर के ऊपर जो है तबादला ख्याल किया जा रहा है। मशावरत का सिलसिला जारी है, जबकि अब से कुछ देर पहले जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने घर से खाना मंगवा के यहाँ पे खाना भी खाया है। बताया ये जा रहा है कि जब यहाँ से जो है वो पहली मुलाकात करने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ से चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह से वापस रवाना हुए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, विक्ट्री का निशान बनाते हुए वो यहाँ से रवाना हुए। जब सुबह यहाँ पे तकरीबन 6:50 पर यहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त भी उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी, काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब यहाँ से वो जो पहली मुलाकात करके रवाना हुए तो उसके बाद वो ज़्यादा पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे। बताया ये जा रहा है कि मुलाकात अभी कुछ देर और जारी रहेगी, जिसके बाद जो है वो अहम पेशरफ्त होने का भी इम्कान है। जी, अहम पेशरफ्त होने का भी इम्कान है। अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, ऐसा लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात के घर पे डेरे डाल लिए हैं, उन्होंने अपना खाना भी वहीं पर मंगवा लिया है। कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? कल का दिन क्या होने वाला है? बहुत अहम डेवलपमेंट है। साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब बहुत देर से चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर हैं और हमने देखा कि इससे पहले जब पहला सेशन हुआ मुलाकात का तो उसके फौरी बाद भी दूसरी मुलाकात शुरू हो गई। इसी दौरान वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मोनस इलाही भी आए तो कुछ बातचीत चल रही है। अब ये तो क्लैरिटी इसमें इतनी तो है कि ये जो कुछ हो रहा है ये कल के इलेक्शन के तनाजुर में हो रहा है। मामला किस तरफ जा रहा है आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह एक खुशगवार माहौल के अंदर ये दोनों सियासतदान बैठे हुए हैं, चौधरी शुजात साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी, हमारे चैनल पर भी चल रही है। उसमें एक बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कम अज कम मैं ये तो कह सकता हूँ कि एक खुशगवार माहौल के अंदर इंतखाबी अमल मुकम्मल होगा। उसमें कोई बड़ा टर्न आएगा या नहीं आएगा, अगर उसको एक दोस्ताना फजा के अंदर मुकम्मल कर लिया जाता है तो ये भी एक कामयाबी है। माजी में हमने देखा है कि बड़ी कशीदगी रही है इस हवाले से। जब भी पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया, कशीदा फजा नजर आई, उसके बाद मार कुटाई भी हुई, फिर दो जगह पर भी इजलास होता रहा। तो आसिफ जरदारी साहब बुनियादी तौर पर मुफाहमत के कायल हैं। अगर उनका कोई बहुत बड़ा मुतालबा ना भी हुआ तो इसी कोशिश करेंगे कि अब माहौल जो है उसको ठंडा रखा जा सके ताकि सियासी और जमहूरी अमल आगे बढ़ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। अली हमें डिटेल्स बता रहे थे। अली, आपका भी शुक्रिया। पंजाब असम्बली में पीटीआई के 15, मुस्लिम लीग नून के 3 और 1 आज़ाद रुकन ने हल्फ उठा लिया। ये अरकान आज वज़ीर आला के इंतखाब में वोट कास्ट कर सकेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेरे सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। ज़ैन कुरैशी, हसन मलिक, इरफानुल्लाह नियाजी, मोहम्मद आजम, महर नवाज बरवाना, खुरम शहजाद, वीर अकरम उस्मान, शब्बीर अहमद गुज्जर ने हल्फ उठाया, जबकि मलिक ज़हीर अब्बास खोखर, गुलाम सरवर, आमर इकबाल शाह, मोहम्मद मुअज्जम, कैसर अब्बास खान, सरदार सैफुद्दीन खोसा ने भी हल्फ उठाया और आज़ाद रुकन पीर रफ़ीउद्दीन ने भी हल्फ उठा लिया। मैं अपने फ़राइज़ और कार है मनसबी
इजलास शुरू होने के कुछ देर बाद पार्टी चीफ व्हिप ताहिर खलील सिंधु के साथ लीगी नौ मुंतखब अरकान भी ईवान में पहुंचे। लीगी अरकान को ईवान में खुशामदीद कहा गया। मलक असद अली खोकर, सुब्तैन रजा और फिदा हुसैन ने असम्बली रुकनीत का हल्फ उठाया। नौ मुंतखब अरकान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपने हल्के की अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। नौ मुंतखब अरकान ने इज़हार ख्याल करते हुए अपने हल्के की अवाम का शुक्रिया अदा किया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल 4 बजे होगा। अली अकबर, CT 42। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। चेयरमैन PTI इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से मुलाकात हुई। मुलाकात में आज होने वाले कायदे अवान के इंतखाब पर मुशावरत की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान नौ मुंतखब अरकान को कामयाबी पर मुबारकबाद भी देते रहे। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, मलिक नदीम अब्बास बारा की शिरकत, मियाँ अकरम उस्मान, शब्बीर गुज्जर, ज़हीर अब्बास समेत दीगर ने भी मुलाकात की। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। चेयरमैन PTI इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से मुलाकात में आज होने वाले कायदे अवान के इंतखाब पर मुशावरत की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान की नौ मुंतखब अरकान को कामयाबी पर मुबारकबाद। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, मलिक नदीम अब्बास बारा ने शिरकत की, जबकि मियाँ अकरम उस्मान, शब्बीर गुज्जर, ज़हीर अब्बास समेत दीगर ने भी इमरान खान से मुलाकात की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के अरकान की मुलाकात। पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा की क़यादत में वफ़द की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुतहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज को भरपूर सपोर्ट करने का इआदा किया गया। आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है और तमाम जिम्मेदारियों को कबूल करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारकुन हूँ। ख़रीदो फ़रोख्त की सियासत की बजाय मफाहमत की सियासत पर यकीन रखता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैं पहली दफ़ा लाहौर नहीं आया। 3 माह पहले ऐलान किया था कि मैं पंजाब में बैठ कर सियासत करूँगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अरकान असम्बली रॉयल स्विस होटल में रिहाइश पजीर हैं। अरकान असम्बली वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की क़यादत में कल बसों में बैठ कर पंजाब असम्बली जाएंगे। पर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून ने रॉयल स्विस होटल में रिहाइश पजीर अरकान की हाजिरी चेक करने के लिए रहनुमाओं की होटल लॉबीज में मुस्तकिल ड्यूटी लगा दी है। हुकूमती इत्तेहाद ने 10 अरकान पर मुश्तमिल 18 ग्रुप्स बनाकर हर ग्रुप का एक हेड भी मुकर्रर कर दिया है। ग्रुप हेड को अपने अरकान की होटल में हाजिरी, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत का पाबंद बनाया गया है, जबकि अरकान असम्बली को किसी भी नापसंदीदा या मुखालिफ कैंप से आने वाली कॉल से मुतालिक ग्रुप हेड को बताने का पाबंद भी किया गया है। अल्लाह के फजल से हमारे पास नंबर गेम पूरी है, ये राना फलेक्शन है और इंशाल्लाह कल का सूरज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातों की फतह की नवीद लेकर तुलू होगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली का कहना है कि हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बनवाएंगे। इंशाल्लाह कल अल्लाह के हुक्म से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाए और इसकी बेआवाज़ लाठी अल्लाह ताला की परवेज़ अलाई के सर पर लगे। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि रॉयल स्विस होटल में हमारे अरकान की तादाद पूरी है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए सरप्राइज देंगे। उमर असलम, सिटी 42। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सियासी हलचल अरूज पर पहुँच गई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग के बड़ों ने इंतखाब के हवाले से मुशावरत की। वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से तहरीक इंसाफ और काफ लीग के बड़ों की मुशावरती बैठक हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, फ़ारूक हबीब, राजा बशारत, मियाँ महमूद रशीद, असलम इकबाल मुशावरत में शरीक हुए। अपोजिशन लीडर सब्तैन खान, वसीम बाजुज़ई, ज़ैन कुरैशी भी मुशावरत में शरीक हुए। मुशावरती बैठक में दोनों जमातों के अरकान ने हाज़िरी पर इत्मीनान का इजहार किया। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सियासी हलचल अरूज पर पहुँच चुकी है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। इजलास आज दोपहर 12:30 बजे रॉयल स्विस होटल में होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज करेंगे। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में तमाम अरकान असम्बली को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई।
मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया। इजलास आज दोपहर 12:30 बजे रॉयल स्विस होटल में होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज करेंगे। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में तमाम अरकान असम्बली को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया है। इजलास आज दोपहर 12:30 बजे रॉयल स्विस होटल में होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। आफ्ताब सुल्तान DGIB के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके, जबकि नए चेयरमैन नैब का ताल्लुक पुलिस सर्विस से था। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के चौथे कॉमन से है। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस से था। पुलिस में आला ओहदों समेत IB के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में आफ्ताब सुल्तान DIG सरगोदा तैनात रहे। 2013 के आम इंतखाबात के दौरान IG पंजाब तैनात हुए। आफ्ताब सुल्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह रहे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आफ्ताब सुल्तान की तकर्री को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि ये नैब को गैर जानिबदार बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। याद रहे कि नैब ने आफ्ताब सुल्तान पर भी एक रेफरेंस बनाने की मंजूरी दी थी। लाहौर में बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 7 घंटों के दौरान 234 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में 20 साल बाद बारिश का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। शहर में सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 238 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि इसके अलावा जेल रोड के इतराफ में 74 मिलीमीटर, वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग के इतराफ 79 और एयरपोर्ट के इतराफ में 219 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लक्ष्मी चौक में 143, अपर माल 116, मुगलपुरा 174, निश्तर टाउन 116 और चौक नाखुदा में 159 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 158, फर्रुखाबाद में 119, गुलशन रावी 128, इकबाल टाउन 63, समनाबाद 88 और जौहर टाउन में 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे कबल 2018 में 14 घंटों के दौरान 288 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि 2019 में 10 घंटों में 250 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वासा हुकाम के मुताबिक शहर में बारिश के मजीद हैवी स्पेल मुतवक्का है, जिसके लिए वासा पूरी तरह अलर्ट है। कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। शहर में कोरोना के मजीद 139 नए मरीज रिपोर्ट। शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई, जबकि पंजाब भर में कोरोना के मजीद 188 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। शहर में कोरोना के मजीद 139 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर में कोरोना के मजीद 188 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब डेंगू वायरस का खतरा, मगर डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप गाफिल। शहर में डेंगू वायरस की कौन सी किस्म शहरियों को मुतासिर कर रही है, सुराग न लगाया जा सका। डेंगू वायरस की तशखीस के लिए मरीजों का PCR टेस्ट ही मुयस्सर नहीं। किसी सरकारी हस्पताल में डेंगू मरीजों के PCR टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं। शहर में गुज़श्ता 2 बरसों से डेंगू मरीजों का PCR टेस्ट न होने का इंकशाफ हुआ। डेंगू वायरस पर तहकीक न होने के बायस रोकथाम भी मुतासिर। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के एक और मरीज की तस्दीक हुई। शहर में मजीद 1161 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। डेंगू वायरस का खतरा है, मगर डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप गाफिल निकला। शहर में डेंगू वायरस की कौन सी किस्म शहरियों को मुतासिर कर रही है, इसका सुराग ना लगाया जा सका। डेंगू वायरस की तशखीस के लिए मरीजों का PCR टेस्ट ही मुयस्सर नहीं है। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। एक दिन में डॉलर 2 रुपये 8 पैसे महंगा। इंटरबैंक में पहली बार अमरीकी डॉलर 227 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 4 रोज़ में अमरीकी डॉलर 16.05 रुपये महंगा। 3 माह 13 रोज में अमरीकी डॉलर 24% महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की किल्लत बरकरार है। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर की कदर में 3 रुपए का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, लेकिन मार्केट इख्तिताम के करीब रुपए ने थोड़ी रिकवरी की। ओपन मार्केट में डॉलर इंतहाई कम तादाद में दस्तयाब रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 230 रुपए तक ट्रेड होता रहा। मार्केट राय के मुताबिक 4 रोज की मुसलसल तेजी में रुपए की कदर कम हुई। ताहम अब मार्केट प्लेयर इंतहाई तेजी के बायस मोहतात होने लगे हैं।
महंगाई का एक और नया तूफान आ गया। शहरियों को महंगाई का एक और झटका। तामीराती मटेरियल भी सस्ता न रहा। तामीराती मटेरियल मजीद 20% महंगा। हुकूमत ने कीमतें बढ़ाकर तामीराती मटेरियल के नए रेट्स मुकर्रर कर दिए। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल का आगाज होते ही तामीराती मटेरियल के नए एनुअल रेट्स मुकर्रर कर दिए। तामीराती मटेरियल 20% तक महंगा हुआ है। शहरियों ने तामीराती मटेरियल की कीमतें भी मजीद बढ़ने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। रेत वगैरह महंगी हो गई है, बच्चों को खिलाइए या रेत बजरी वगैरह लईए। घर साडे हुण छत्तां टुटियां पियां ने, बारिशां फुल ने, बारिशां की वजह करके छत्तां डिग गई ने। हुण असीं घर बनाने नूं बैठे हैं। तालों के पास जाएं, उनसे पूछते हैं, वो इतना रेट बता देते हैं, एक रेडी भी नहीं ले सकते। 1000 रुपये के अंदर आप बच्चों को खिलाएं या रेत लेके आए या ईंटें लेके आए। सीमेंट इतना महंगा हो गया, 150 रुपये की बोरी है। घर बनाना अजाब है, बारिशां आईयां ने, बाथरूम वगैरह डिग गए, नवे बनाने इंतहा मुश्किल हुई है। सीमेंट है, बजरी है, रेट इंतहाई आसमानां नूं लग रहे हैं। ईंट, सरिया और बजरी समेत सीमेंट की सरकारी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सरकारी नर्ख के मुताबिक फर्स्ट क्लास ईंट की कीमत 12,500 रुपए से 14,000 रुपए तक मुकर्रर की गई है। सरकारी सतह पर सीमेंट के एक बैग की कीमत 720 से 1,020 रुपए तक मुकर्रर की गई है, जबकि व्हाइट सीमेंट के बैग की कीमत 1,350 रुपए से बढ़ाकर 1,550 रुपए कर दी गई। हुकूमत की जानिब से तामीराती मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने नए निरखों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। SHOs के तकर्रुर तबादले नोटिफिकेशन जारी। सब इंस्पेक्टर अदनान रशीद SHO नवाकोट तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जुबैर अहमद को थाना नवाकोट से पुलिस लाइन भिजवा दिया गया। सब इंस्पेक्टर अबूजर अमजद को SHO दाता दरबार तैनात किया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर हाफिज सदाकत अली को थाना दाता दरबार से पुलिस लाइन भिजवाया गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद हमजा नवाज को SHO इस्लामपुरा तैनात किया गया। इंस्पेक्टर सैयद सप्तैन शाह को SHO इस्लामपुरा से हटा दिया गया। इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन को SHO बरकी तैनात किया गया। सब इंस्पेक्टर फ़हीम इमदाद थाना बरकी से SHO डिफेंस भी तैनात किए गए। बिजली की कीमतों में इजाफे से सारिफीन का रुझान शमसी तवानाई की तरफ बढ़ने लगा। सारिफीन ने एक माह के दौरान 30 करोड़ रुपए की बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त की। लेस्को सोलर सिस्टम की बुनियाद पर बिजली की पैदावार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेस्को ने एक माह के दौरान 1 करोड़ 78 लाख यूनिट्स कौमी सिस्टम में मुंतकिल किए। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे से सार्फिन परेशान दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से चंद लाख रुपए की मदद से सोलर सिस्टम से बिजली बनाने की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक सार्फिन ने एक माह के दौरान 30 करोड़ रुपए की बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त की, जिसकी मदद से लेस्को सोलर सिस्टम की बुनियाद पर बिजली पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। लेस्को ने एक माह के दौरान 1 करोड़ 78 लाख यूनिट्स कौमी सिस्टम में मुंतकिल करना शुरू किए हैं, क्योंकि घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन ने सोलर पैनल से बिजली की पैदावार करना शुरू कर रखी है। हुकूमत के नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन को बिजली की पैदावार करने के लाइसेंस जारी किए गए हैं। लेस्को को घरेलू सार्फिन को 25 किलोवाट तक लाइसेंस देने का इख्तियार दिया गया है, जिसके बाद सार्फिन की तादाद में इजाफा सामने आया है। स्कूलों में कुरान मजीद की लाजमी तालीम के लिए एक्ट 2018 की मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने पंजाब कंपल्सरी टीचिंग होली कुरान एक्ट की मंजूरी दे दी। मज़कूरा एक्ट में 2021 में मजीद तरामीम की गईं। पहली से 5वीं तक नाजरा कुरान लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाएगा। एक्ट 2021 में मजीद तरमीम की गई हैं। पहली से 5वीं तक नाजरा कुरान लाजमी मजमून के तौर पे अलग से पढ़ाया जाएगा। 6ठी से 7वीं जमात में कुरान मजीद तर्जुमा के साथ पढ़ाया जाएगा। अब तक 90,000 असातिज़ा को नाजरा कुरान के मुतालिक तरबियत दी जा चुकी है। 32,000 असातिज़ा को कुरान मजीद तर्जुमा के साथ पढ़ाने से मुतालिक तरबियत दी गई है। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा दस्तयाब न होने पर प्राइवेट कारी का इंतजाम भी किया जा सकेगा, जो स्कूल कौंसिल और महकमा औकाफ की मंजूरी से लगेगा। प्राइवेट स्कूलों में कुरान मजीद की लाजमी तालीम पर अमल कराना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के जिम्मे होगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर एजुकेशन अथॉरिटीज को कार्रवाई करने का इख्तियार भी दे दिया गया है। मोबाइल फ़ोन मार्केट की दरामदाद को ब्रेक लग गई। हफीज़ सेंटर के ताजरों के कारोबार को शदीद धसका। ताजरों का कहना है कि हमारी शिपमेंट पोर्ट्स पे फंसी हुई हैं, रिलीज़ नहीं हो रही। स्टेट बैंक के मुताबिक मखसूस SD कोड की अशिया मंगवाने के लिए क्लियरेंस लेना होगी। प्राइवेट बैंकों की वेबसाइट पर HS कोड नहीं, क्लियरेंस कैसे लें? ताजरों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा किया गया।
उन मार्केट्स के ताजर दरामदात रुकने पर परेशान हैं। ताजर कायदीन ने कहा कि मई जून में लेटर ऑफ क्रेडिट खुलने और बिल ऑफ लैंडिंग होने के बावजूद कंटेनर्स को पोर्ट से रिलीज नहीं किया जा रहा, जिससे डैमेजेस पड़ रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमारे जितना सामान इस वक्त पोर्ट्स पर, मुख्तलिफ ड्राई पोर्टों पर और एयरपोर्टों पर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमें रोजाना हजारों और लाखों में जुर्माना पड़ रहा है। ये डैमेज डिटेंशन के नाम से जो जुर्माना हमें पड़ रहा है, ये कौन पे करेगा? ताजर रहनुमा शेख फयाज ने कहा कि 9 मई को स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी किया कि मखसूस IT प्रोडक्ट्स मंगवाने के लिए पहले इजाजत लेना होगी, मगर स्टेट बैंक की जानिब से निजी बैंक्स के पोर्टल पर HS कोड अपलोड ही नहीं किए गए, तो ऐसी इशिया की इंपोर्ट की इजाजत कैसे ली जाए? HS कोड अभी तक पोर्टल पे आए ही नहीं है। 8471 हमारा HS कोड है IT के हवाले से, उसका इजहार ही नहीं किया गया। ताजरों ने मुतालबा किया कि स्टेट बैंक IT प्रोडक्ट्स के HS कोड निजी बैंक्स के पोर्टल पर अपलोड करे और पोर्ट से कंटेनर्स रिलीज किए जाएं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। के प्रोजेक्ट को मजीद तोसी देने की मंजूरी। पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को मजीद तोसी देकर 96 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स सीवरेज, साफ पानी और पार्क्स की बहाली समेत दीगर मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने महकमा बल्दियात की सिफारिशात पर इब्तदाई तौर पर प्रोजेक्ट को मजीद तोसी देने की मंजूरी दी है। पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को मजीद तोसी देकर 96 करोड़ रुपए का फंड देने की इजाजत दी गई है। महकमा बल्दियात ने महकमा PNC बोर्ड को सिफारिशात अरसाल की थी। इंटरमीडिएट सिटीज प्रोग्राम के तहत शहरों में अवामी फलाह के मंसूबों की तकमील होगी। सीवरेज, साफ पानी और पार्कों की बहाली समेत दीगर मंसूबों पर फंड खर्च किए जाएंगे। मंसूबे से जिले इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग भी मुकम्मल की जाएगी, जबकि शहरों की खूबसूरती के लिए जारी काम भी मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मेंबर कौमी असम्बली और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा खालिद मक्सी की मुलाकात हुई। मुल्की हालात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी से मुलाकात के दौरान कहा, पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जिसके लिए सबको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क को मुआशी समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के नतीजे में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में लोटों और पैसे की सियासत को दफन कर दिया। अब कोई भी वफादारी तब्दील करता है तो वो बेवकत हो जाएगी, सियासी मौत के परवाने पर दस्तखत करेगा। सनाउल्लाह साहब का बयान है कि 4-5 इधर उधर हो जाएंगे, इस सोच की उनने नफी की है। ये वो सोच है जो मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी सोच है। ये वो सोच है जो उनकी अपनी क़यादत के बयान की नफ़ी करती है। एक तरफ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमने अपनी हार खुले दिल से तस्लीम की है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब का जो मुंतखब नुमाइंदा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो आर्टिकल 63 पे उन्होंने किया कि अब कोई अपनी वफादारी तब्दील करता है और मुनरिफ होता है तो वो बेवकत हो जाता है, उसका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। और फिर मैंडेट के बाद जो अवाम ने दिया कि लोगों ने मुस्तरद कर दिया उन लोटों को जिन्होंने पार्टी से बेवफाई की। इन दोनों कानूनी और सियासी फैसलों को सामने रखते हुए मुझे उम्मीद है कि जो भी मेंबरान हैं, चाहे जिस पार्टी से मुंसलिक हैं, वो अपनी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए अपने पार्टी के नामज़द करदा उम्मीदवार को वोट देंगे। मईशत अब कौमी सलामती की शक्ल इख्तियार कर गई। IMF ने 1 अगस्त तक कर्जा ना दिया तो $250 तक चला जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क संभालना किसी के लिए मुमकिन ना रहेगा। साथ ही 30 अगस्त तक नए इलेक्शन के ऐलान का भी मुतालबा कर दिया। MPS की जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टियों के साथ खड़े हों और जिस झंडे तले उन्होंने वोट लिया है उसकी इज्जत के लिए लड़ें। और लास्टली मैंने कल एंटी करप्शन के राना जब्बार के खिलाफ रिट दायर कर दी है।
اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ جب میں پہلے اوورسیز منسٹر تھا تو 70-80 لاکھ تھا. اب میرے خیال میں یہ 90 لاکھ اور 1 کروڑ ہے. اور ایک ایسا ووٹ جو 31 بلین لیگل ڈالر دیتا ہے, 31.8, 32 لگا لیں, اور جو غیر لیگل ہے وہ بھی 10-20 لگا لیں, 50 بلین ڈالر. ہم 1 بلین ڈالر IMF کی خیرات کے لیے ساری قوم کو ہم نے نیزے پہ لٹکا دیا, اور ابھی تک بیل آؤٹ پیکج نہیں ملا. ہمیں 1.9 ملنے تھے, ان کو 1.2 مل رہے ہیں. ہمیں IMF نے 1.9 دینے تھے, لیکن ابھی تک IMF پیکج جو ہے انہوں نے نیب کی پابندی بھی لگائی ہے. خان صاحب نے رٹ کی ہوئی ہے نیب کے خلاف. شاید میں بھی چلا جاؤں, کیونکہ خان صاحب جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنی رٹ کروں. ابھی میں نے نیب کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ خان صاحب نے وہ کیس دائر کی, اپنی رٹ داخل کی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی لاہور کے سابق صدر عزیز الرحمان چند کی زیر قیادت لاہور پریس کلب کے باہر آصف زرداری زندہ باد ریلی. جیالوں کی کثیر تعداد نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم تھام کر شرکت کی. آصف زرداری کے حق میں نعرے بازی کی. شرکاء نے PTI رہنماؤں کی جانب سے سابق صدر پر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات کی مذمت کی. پارٹی کارکنان نے سابق صدر کے خلاف PTI رہنماؤں کی جانب سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں ممبران خریدنے کے بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کی. ریلی میں رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر, طارق میر, فقیر حسین, شہناز کمل, شاہدہ جبیں, افنان بٹ, زہیب بٹ, محمد اکرم, ملک سہیل اور دیگر شریک ہوئے. DC کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا. سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا. جلوس اور مجالس کے منتظمین نے عمر شیر چٹھا کو درپیش مسائل کے متعلق بریفنگ دی. اجلاس میں مرکزی جلوس اور مجالس کے منتظمین علامہ خرم نقوی, آغا شاہ حسین قزلباش, علی مشتاق جعفری, SP سیکیورٹی اور دیگر نے شرکت کی. DC نے کہا کہ محرم الحرام میں تمام تر انتظامات کو بروقت مکمل کیا جائے گا. اسسٹنٹ کمشنرز اپنی اپنی تحصیل میں MCL اور دیگر محکموں سمیت متعلقہ DSP اور SHOs کے ساتھ مل کر وزٹ کریں گے. محرم الحرام میں جلوس برآمد ہونے والے روٹس پر پیچ ورک, اسٹریٹ لائٹس, تجاوزات کا خاتمہ اور دیگر انتظامی امور کو مکمل کیا جائے گا. یورپین وفد کی واسطہ ہیڈ آفس آمد ہوئی. واسطہ افسران کو غیر ملکی ماہرین کے زیر نگرانی کورسز کروانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. MD واسطہ غفران احمد کی زیر صدارت یورپی یونین کے وفد کے ساتھ اجلاس ہوا. اجلاس میں یورپین وفد کی جانب سے کنٹری ہیڈ فلپ SN پراچا, جبکہ واسطہ کی جانب سے DMD منان احمد, ڈائریکٹر ذیشان بلال, ڈپٹی ڈائریکٹر سمینہ آصف شریک ہوئیں. اجلاس میں بابو صابو جاری ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے فنڈز کے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. MD واسطہ نے کہا کہ منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بین الاقوامی ماہرین سے تکنیکی معاونت حاصل کریں گے. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سیکیورٹی وفد کا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ. وفد کو شہر کی کیمروں سے مانیٹرنگ, روٹ, اسٹیڈیم اور ہوٹل کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. PCB حکام اور 4 رکنی برطانوی سیکیورٹی ٹیم نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا. چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے برطانوی سیکیورٹی وفد کو بریفنگ دی, جبکہ برطانوی سیکیورٹی ٹیم نے شہر بھر میں نصب کیمروں سے مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا. سیکٹری بلدیات عمران سکندر بلوچ کی زیر صدارت بھاٹی گیٹ منصوبے کے متعلق اجلاس. بھاٹی گیٹ کی تعمیر و بحالی کے لیے ورلڈ بینک کی معاونت لینے کا فیصلہ. اجلاس میں ورلڈ بینک کے نمائندگان نے شرکت کی. ڈائریکٹر CNP ورلڈ سٹی, ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر آرکیٹیکٹ نے بھی شرکت کی. سیکٹری بلدیات کی سربراہی میں بھاٹی گیٹ اور کلا کہنا ملتان منصوبے کے لیے ایکشن پلان تیار. سیکٹری بلدیات نے کہا کہ بھاٹی گیٹ منصوبے کے لیے ورلڈ بینک کی معاونت حاصل کی جائے گی. اس مالی سال میں 35 کروڑ روپے مختص کیے گئے. ورلڈ سٹی اتھارٹی کے آرکیٹیکٹس کی مشاورت سے کلا کہنا کی اپ گریڈیشن کی جائے گی. انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی وفد کا قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کا دورہ. میچز کے حوالے سے سہولیات کا جائزہ لیا. انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کا 4 رکنی وفد اسٹیڈیم پہنچا. وفد میں رچرڈ سنوبال, رابرٹ لینز, جان کار اور ریک ڈرکسن شامل تھے. PCB ڈائریکٹر انٹرنیشنل ذاکر خان اور دیگر حکام نے وفد کا استقبال کیا. قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور کا دورہ کرایا. سہولیات کے متعلق تفصیل سے بریفنگ دی.
لاہور ڈسٹرکٹ ٹیبل ٹینس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ویمن لیگ کا انعقاد۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی 10 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ نیشنل پارک جمنیزیم ہال میں ویمنز ٹیبل ٹینس لیگ میں 10 کھلاڑی شریک ہوئیں۔ فائنل مقابلہ فاطمہ خان اور نوشین وسیم کے درمیان ہوا، جس میں فاطمہ خان نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی سمیٹی اور پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ فاطمہ جبیں، اریبہ اور ثنا مظفر سمیت دیگر کھلاڑی بھی شریک ہوئیں۔ اربن ڈیولپرز کے ایم ڈی عثمان انور تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ فیم فٹ بال اکیڈمی کے زیر اہتمام سمر کیمپ جاری ہے۔ مختلف عمر کے بچے فٹ بال کی ٹریننگ حاصل کرنے میں مصروف۔ اکیڈمی نے جلد ٹورنامنٹ کرانے کا اعلان کر دیا۔ گراؤنڈ اے بلاک ماڈل ٹاؤن میں بچے ماہر کوچز کی زیر نگرانی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ اکیڈمی کے ہیڈ کوچ تجمل حسین کا کہنا ہے کہ کلب اینڈ اکیڈمی کے سربراہ ضیاء ڈور کی ہدایت کی روشنی میں بچوں کی فٹ بال سکلز کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ فیفا کی جانب سے پاکستان پر عائد بندی کا خاتمہ خوش آئند ہے۔ مونٹاج ویو۔ زیر تربیت بچوں کا کہنا ہے کہ یہاں کھیلنے سے کھیل بہتری آ رہی ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ جی بالکل، یہ فیم اکیڈمی میں ٹریننگ کرتا ہوں۔ ادھر 4 to 6 ٹائمنگ ہے اور سمر کیمپ ابھی چل رہا ہے اور ٹورنامنٹس بھی بہت سہولیات ادھر ملتی ہیں۔ میرے میں اتنی ابیلٹی نہیں تھی، لیکن ایز اے فیمیل، ایز اے گرل مجھے انہوں نے اتنا سپورٹ کیا، اتنا موٹیویٹ کیا کہ مجھے لڑکوں میں کھلایا۔ فیم فٹ بال اکیڈمی کے ہیڈ کوچ کے مطابق 2 ہفتے کے بعد انٹر اکیڈمیز فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کرایا جائے گا، جس میں فیم اکیڈمی کی 2 ٹیمیں۔ فیم فٹ بال اکیڈمی کے ہیڈ کوچ کے مطابق 2 ہفتے کے بعد انٹر اکیڈمیز فٹ بال ایونٹ کرایا جائے گا، جس میں فیم اکیڈمی کی 2 ٹیموں سمیت مختلف اکیڈمیز کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ کیمرمین کاشف بیگ کے ہمراہ رانا آزرنو، سٹی 42۔ اپڈیٹ کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی اور ان کے گھر میں کافی گھنٹے قیام کیا، اور اب آصف علی زرداری کی جانب سے میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا ہے۔ آصف علی زرداری اس وقت چودھری شجاعت کے گھر ہی موجود ہیں اور ان کی جانب سے میاں نواز شریف سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ علی اکبر سے تفصیلات جانتے ہیں۔ علی، ڈیٹیلز بتائیے گا۔ جی بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری تقریباً 6 گھنٹے سے چودھری شجاعت حسین کی رہائشگاہ پر موجود ہیں۔ طویل مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، جبکہ آج ہونے والے قائد عوام کے جو انتخاب ہے اس پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے طویل ملاقات کے بعد سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے چیئرمین میاں محمد نواز شریف سے جو ہے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اس رابطے میں جو ہے وہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور کافی کے جو تفصیلات ہیں، خاص طور پر چودھری شجاعت حسین کے جو تفصیلات ہیں، اس سے ان کو آگاہ کیا گیا۔ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے جو ہے وہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری چودھری شجاعت کے گھر اس وقت موجود ہیں اور ان کی جانب سے میاں نواز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت حسین سے آج دوسری ملاقات ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 دن پہلے ملاقات کی تھی، اب بھی وہ وہیں پر موجود ہیں اور میاں نواز شریف سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔